नमस्कार, मेरा नाम है गौरव झा और आप देख रहे हैं मीडिया नेशन। हमारे साथ इस वक्त हरे राम ठाकुर जी मौजूद हैं, जो कि बेहद सक्रिय रहे हैं राजनीति में। बहुत वर्षों का अनुभव रहा है और तमाम राजनीतिक अनुभवों को समेटे हुए वर्तमान समय में जन स्वराज के मिशन के साथ जुड़े हुए हैं और बेनीपट्टी अनुमंडल के अध्यक्ष भी हैं। हरे राम ठाकुर से हम बिहार के समसामयिक गतिविधि और इसके अलावा जन स्वराज का जो मिशन है, जो भविष्य में पार्टी के रूप में दर्शन देने वाली है, जनता के बीच पहुंचने वाली है और अगले विधानसभा चुनाव में बिहार को रिप्रेजेंट करने वाली है, उसके मिशन पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले इनका स्वागत करते हैं। स्वागत के साथ ही पहला सवाल, हरे राम जी, बिहार की जो राजनीति है उसे आप किस नजर से देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा अपनी ओर से भी और जन स्वराज परिवार की ओर से भी, सारे मीडिया बंधुओं को और आपके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उन सबको मैं जन स्वराज की ओर से धन्यवाद देता हूँ। जो सवाल आपने अभी किया है कि बिहार की राजनीति की स्थिति, ये तो बहुत दिनों से मांग थी कि बिहार में परिवर्तन हो। सत्ता परिवर्तन की लड़ाई तो चलती रही, जी। लेकिन व्यवस्था परिवर्तन की बात कोई नहीं कर रहा था। पहली बार एक जननायक प्रशांत किशोर जी इस बिहार में उभर करके आए और उन्होंने गांव-गांव जाकर के इस बात को रखा कि बिहार में व्यवस्था परिवर्तन होनी चाहिए और उसके लिए सब लोग, आप लोग जागिए, जन स्वराज परिवार से जुड़िए और एक नई व्यवस्था के तहत सत्ता परिवर्तन के साथ व्यवस्था परिवर्तन हो। इस आंदोलन में, इस मुहिम में हम लोग जुट गए हैं और बिहार की राजनीति को बदल करके ही दम लेंगे। बिहार की जो राजनीति चल रही है हाल फिलहाल के दौर में, हमने बहुत कुछ देखा है। जहां पर बिहार को पहुंचना चाहिए वहां पर बिहार पहुंच नहीं पाया है। क्या कारण है कि जब हम 90 के दशक से आज के बिहार को देखते हैं तो तुलनात्मक अध्ययन करते हुए क्या पाते हैं, हम कहाँ थे और कितने पीछे आ गए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि स्वतंत्रता के बाद जी। बिहार में कुछ दिनों की जो सरकार रही, उसके बाद 20-21 मुख्यमंत्री, 21 सालों में 21 मुख्यमंत्री बदले। विकास वहां रुका। जो एक बिहार विकास का ही नहीं, मतलब एक संस्कृति का गौरव रहा करता था। विश्व के लोग बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने आते थे, यहाँ की संस्कृति को देखने और सीखने आते थे। आज परिस्थितियां बदल गई है बिहार की कि आज कोई उच्च शिक्षा प्राप्त करने फिर दूसरे राज्यों या दूसरे देशों में जाया करते हैं। आज वो चीज नहीं रह गया, वो गौरव का विषय नहीं रह गया हमारा बिहार। हमारा बिहार के जितने भी राजनेता सत्ता संभाले हैं वो अपने अपने गलत मुद्दों पर, जाति के आधारित मुद्दों पर, धर्म आधारित मुद्दों पर, सामाजिक न्याय के मुद्दों पर, गुड गवर्नेंस के मुद्दों पर वो अपनी सत्ता बचाते रहे और जनता को बरगलाते रहे। जनता के विकास से कोई सरोकार नहीं रखा है इन्होंने। ये जो सरकार विगत 30 वर्षों से जो आ रही है, ये जनता के विकास से कोई सरोकार नहीं है। ठीक है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्या कारण है कि बिहार की राजनीति में एक तीसरी पार्टी को दखल देना पड़ा और वो भी इतने प्रभावी रूप से। फिलहाल तो ये एक मिशन है, लेकिन भविष्य में ये पार्टी के रूप में दिखाई देगी। तो क्या कारण हो सकता है कि बिहार की राजनीति में जन स्वराज का उदय हो रहा है और इसके साथ ऐसा क्या कारण है कि जन स्वराज जो अपनी थीम लाइन लिखता है, अच्छे लोग, सच्चे लोग, सही लोग, तो मतलब इसके पीछे का क्या कारण है? वो बिहार की जनता को क्या बताना चाहते हैं? नहीं, बिहार की जनता को जन स्वराज यह बताना चाहती है कि अब तक की जो सरकार थी जी। उसको विकास से कोई सरोकार नहीं था। सबसे बेरोजगारी का मुद्दा अगर कोई है किसी भी प्रदेश में, तो सबसे ज्यादा बेरोजगारी बिहार में है। बिहार में कोई भी प्रदेश का व्यक्ति आकर के बिहार में नौकरी नहीं करता है, ये शर्म की बात है। और बिहार का हर एक व्यक्ति शादी करने के बाद अपनी पूरी जवानी दूसरे देशों में, दूसरे राज्यों में जाकर के अपना लुटवा लेता है और जब वृद्ध होता है तो वहां से लौट करके घर की ओर आता है। यही हमारी बिहार की दुर्दशा है। इस दुर्दशा को देखकर यहाँ के जो अच्छे लोग हैं, जो सही लोग हैं, वो सब मिल करके इन्होंने सोचा कि नहीं, बिहार की व्यवस्था का परिवर्तन होना चाहिए, बिहार में रोजगार मिलना चाहिए
बिहार में बाहर के लोग आकर के रोजगार ढूंढे, हमारा बिहार का गौरव तब ऊंचा होगा। और ये पिछली सरकारों ने, इन लोगों ने इस मुद्दा पर ध्यान नहीं दिया। जो वर्तमान सरकार है और जो पिछली सरकार है, उनके पास कोई मैप नहीं है विकास का। ठीक है। न कृषि पर विकास रोड मैप है, न एजुकेशन पर रोड मैप है, न क्या कहते हैं स्वास्थ्य पर रोड मैप है। कोई रोड मैप नहीं इनके पास। ये केवल सत्ता में बने रहने चाहते हैं, बस इसलिए जनता उठ चुकी है और जनता अब जन स्वराज की ओर विकल्प मूव कर रहा है। ठीक है। मैं आपसे इसी सवाल पर एक और सवाल पूछता हूँ आपके इस जवाब पर। सवाल ये है कि जब आपने कहा कि बिहार से रोजगार की कमी है और यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं, नीतीश कुमार एक तरफ स्टेटमेंट देते हैं कि बिहार लैंडलॉक स्टेट है, इस वजह से हमारे यहाँ रोजगार की कमी है। प्रशांत किशोर के पास क्या रोड मैप है जिसके जरिए वो एजुकेशन, पलायन और बाकी चीजों पर कंट्रोल कर पाए? आप उन नीतीश कुमार जी से पूछिए जा करके, मुख्यमंत्री जी से पूछिए जा करके कि आपको सत्ता में बने रहने का सारा उपाय तो आप जानते हैं, लेकिन बिहार का विकास कैसे हो? बिहार की मिट्टी भारत की मिट्टी से सबसे ज्यादा उपयुक्त और सबसे सुंदर मिट्टी है, लेकिन यहाँ सबसे कम उपज होती है क्योंकि आज भी किसान भगवान भरोसे खेती करते हैं। यहाँ कोई सिंचाई की सुविधा नहीं, कोई नल की सुविधा नहीं, कोई सही मार्ग क्या कहते हैं बीज की दुकान नहीं, खाद बीज की दुकान नहीं, यहाँ कोई सड़क संसाधन नहीं खेतों में जाने के लिए, यहाँ कोई लेबर का कोई उचित मूल्य निर्धारण नहीं। किसान किसी तरह जी रहा है भगवान भरोसे। किसानों की स्थिति तो बदतर से बदतर है। इससे ज्यादा किसान की स्थिति दुनिया में किसी भी राज्य में नहीं, इस देश के किसी भी राज्य में नहीं जैसा स्थिति आज। ठीक है, अब अपने लोकल इश्यूज पर आ जाते हैं। क्योंकि आप मधुबनी से हैं, मधुबनी मिथिलांचल की वो सांस्कृतिक जगह मानी जाती है जहाँ संस्कृति का समावेश होता है, चाहे वो माता सीता की बात हो जाए, प्रभु श्री राम की हो जाए या कवि विद्यापति की हो जाए। मधुबनी की धरती को क्या क्या चीजों की जरूरत है जो बिहार सरकार नहीं दे पाई है और आपको लगता है कि इसका उपाय होना बेहद जरूरी है? देखिए, मधुबनी मिथिला का हृदय स्थली जी। आप देखेंगे कि यहाँ का पूर्व का जो नेतृत्व करता रहे हैं, जो भी पूर्व में नेतृत्व करता यहाँ किए हैं, मधुबनी के सांसद बने हैं, मधुबनी के विधायक बने हैं, तो आप अगल बगल जिला को देख लीजिए। बगल में नेपाल, पश्चिम सीतामढ़ी है, पूरब सुपौल, सहरसा, झंझारपुर वगैरह क्षेत्र है। लेकिन आप मधुबनी में देखिएगा कि मधुबनी में जो शांति व्यवस्था है वो आज भी किसी दूसरे जिलों में नहीं। यहाँ किसी भी अन्य गतिविधियों का कोई समावेश नहीं, शांति पूर्वक यहाँ के लोग जीवन जीते हैं। यहाँ का एक मखाना उत्पादन है, यहाँ का मत्स्य उत्पादन है, ये सब विशेषता है इस मधुबनी का। इस पर सरकार का कोई फोकस नहीं है। जो यहाँ पहले से था, सकरी मिल था, टंडोल मिल था, सारे मिल बंद कर दिए गए। नई मिल खुलवाने की तो सोचिए ही नहीं। जो पुराने मिल था जिससे लोगों को रोजगार पैदा होता था, जिससे मधुबनी का विकास संभव था, वो सारे चीज पूर्ववर्ती सरकारों ने इन्होंने बंद कर दिया या बेच दिया। और यहाँ जरूरत है मखाना उत्पादन पर जोर देने का, मत्स्य पालन पर जोर देने का, और बगल में हमारा क्या कहते हैं कोसी बैराज डैम है। अगर उसको हम सही संचालन करें, एक डैम बना दें, तो मधुबनी जिला नहीं, इस 5-7 जिला में किसानों को सिंचाई की कोई असुविधा नहीं रहेगी। लेकिन सरकार को इस पर ध्यान नहीं। सरकार को सिर्फ अपनी सत्ता बचाने पर ध्यान है कि मेरी सत्ता अब कितना कायम रहे, आगे जाकर के हमको कैसे कायम रहे। ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे। मेरा सवाल आपसे ये है कि जन स्वराज जिस तरीके से एक मिशन के रूप में काम कर रही है, भविष्य में वो 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की संभावना व्यक्त कर रही है और एक पार्टी के रूप में निकलकर सामने आएगी। अब 2 ज़ोन हो जाते हैं, पहला ज़ोन हो जाता है जहाँ पर एजुकेटेड लोग हैं, दूसरा ज़ोन है जहाँ पर नॉन एजुकेटेड लोग हैं। प्रशांत किशोर को एजुकेटेड लोग तो समझ पा रहे हैं, लेकिन जो नॉन एजुकेटेड लोग हैं, वो अभी भी पुरानी पार्टियों के समीकरण के दायरे नहीं बंधे हुए हैं। तो वहाँ उस चुनौती को पार पाना कैसे संभव हो पाएगा? देखिए, इसके लिए हमारे माननीय श्री प्रशांत किशोर जी गांव-गांव जाकर के लोगों को यही समस्या से अवगत करा रहे हैं कि आप दूसरे के बेटा को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, अपने बेटा को आप क्या बनाना चाहते हैं? आपको अपना बेटा दिखाई नहीं देता, दूसरे का बेटा जरूर दिखाई देता है। यही बिहार के पिछड़ापन का कारण है।
तो प्रशांत जी घर घर जाकर के लोगों को बता रहे हैं कि आप जब मुद्दा पर वोट नहीं कीजिएगा, आपका विकास संभव नहीं है। आप मुद्दा पर वोट करें। बेरोजगारी का मुद्दा है, सिंचाई का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, सड़क का मुद्दा है। इन मुद्दों पर अगर आप वोट करते हैं सरकार को, अगर अपनी वोट की कीमत उसको देते हैं, तो निश्चित रूप से आपका विकास संभव है। और नॉन एजुकेटेड लोग जो है वो ज्यादातर प्रशांत जी की बातों को समझ रहे हैं। और प्रशांत जी ने जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का जो अपनाया है, पार्टी के गठन से लेकर के प्रशासनिक से लेकर के संगठन समिति तक, इन्होंने जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया इन्होंने जो अपनाया है, हम लोगों को बुला करके पटना में हम लोगों से राय लेकर के, संविधान सभा द्वारा जो राय ली गई, जो सब वहां के समितियों द्वारा जो राय ली गई, वो सब आम जनता की राय से वहां सब कुछ हो रहा है। इसमें कोई प्रमुख व्यक्ति नहीं है, इसमें न प्रशांत किशोर जी हैं, न कोई नेता है, न कोई जाति है, न गठबंधन है, न बंधन है, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से जन स्वराज पार्टी को आगे ले जाया जा रहा है, जो अन्य पार्टियों से बहुत दूर है। सबको लगता है कि नहीं, जन स्वराज एक अलग है। आज ये विकल्प बन के नहीं, मतलब ये लोगों का असली पार्टी बन करके ये सामने आ रही है। लोगों के असली हित को समझ करके ये पार्टी सत्ता में आएगी और बिहार में सरकार बनाएगी। बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये हमारे साथ हरेराम ठाकुर जी थे, जिनसे हमारी बातचीत बिहार की समसामयिक राजनीति और जन स्वराज के मिशन पर हो रही थी। इस समय हम मधुबनी में मौजूद हैं। ऐसी ही तमाम और वीडियोज आपके पास पहुंचती रहेगी। मेरा नाम है गौरव छाप, कैमरे पर सहयोग कर रहे थे शशि।